नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस किस वजह से हो सकता है, उसके कॉजेज और उसकी इटियोलॉजी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस किस भी पर्सन में हुआ है तो उस इंसान के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि इस पर्सन के अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस है वो हम पढ़ने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ने से पहले हमारे बॉडी में न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोलिन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है, दो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाई है। ये दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्पेस होती है, खाली जगह होती है। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इस खाली स्पेस को हम सिनेप्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, सिनेप्स बोलने वाले हैं। इस सिनेप्स के पहले वाले न्यूरॉन को हम प्रे सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। इस सिनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन को हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलने वाले हैं। जो हमारा प्रे सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, इस प्रे सिनेप्टिक न्यूरॉन में एटीपी एसीटेट को एंजाइम और कोलिन मिलकर एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन इस वजाइकल के अंदर पैक हो जाता है। अब जब भी हमारे दूसरे न्यूरॉन से कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी इम्पल्स आएगा, तो ये एसिटाइल कोलिन इस स्पेस के अंदर रिलीज होता है, इस सिनेप्स के अंदर रिलीज होता है। और जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, उस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ए एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और उस रिसेप्टर से कहाँ पर आता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आता है। जब भी एसिटाइल कोलिन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा और हमारी बॉडी में मसल्स मूवमेंट करती है, हमारे बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का काम क्या हो गया, तो कोई भी इम्पल्स आएगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ये एसिटाइल कोलिन होता है जो हमारे बॉडी में मसल्स को मूवमेंट करवाता है। हमारी पूरी बॉडी में मसल्स को मूवमेंट करवाने का काम कौन करता है, तो ये एसिटाइल कोलिन करता है। ये हर एक इंसान के अंदर नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब ये माइस्थेनिया ग्रेविस कैसे डेवलप होता है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। वो ऑटो एंटीबॉडी क्या करती है, ये हमारे जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके लेवल को क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज एसिटाइल कोलिन। ये ऑटो एंटीबॉडी जो इस रिसेप्टर को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारे दूसरे न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे और क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी में मसल्स मूवमेंट करना क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। हमारे बॉडी में मसल्स मूवमेंट करना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना क्या कर देगी, कम कर देगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं, ऐसी कंडीशन को हम माइस्थेनिया ग्रेविस बोलने वाले हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कैसे डेवलप होता है, हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की वजह से ये हमारे जो एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर को ये ऑटो एंटीबॉडी डैमेज करेगी। अब वो ऑटो एंटीबॉडी डैमेज करेगी तो एसिटाइल कोलिन रिसीव नहीं होगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होगा और हमारी बॉडी में मसल्स मूवमेंट करना कम कर देगी। ऐसी कंडीशन को हम माइस्थेनिया ग्रेविस बोलने वाले। तो माइस्थेनिया ग्रेविस की हम डेफिनेशन देखें, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज। ऑटो इम्यूनो क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की वजह से ये रिसेप्टर डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसको हम ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर बोलने वाले हैं।
न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होता है, मसल्स में वीकनेस आती है, जिसकी वजह से इसको हम न्यूरोमस्कुलर डिजीज बोलने वाले हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड मसल्स वीकनेस ड्यू टू एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बिकम डिक्रीज्ड। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसका लेवल कम होने की वजह से, जिसका लेवल डिक्रीज होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी के मसल्स में वीकनेस आती है, हमारी पूरी बॉडी के मसल्स मूवमेंट करना कम करती है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को मायस्थेनिया ग्रेविस बोलने वाले। इसको हम ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज बोलने वाले हैं, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में एसिटाइल का लेवल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसको हम मायस्थेनिया ग्रेविस बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का काम क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हमारे बॉडी में मसल्स को मूवमेंट करने का काम करता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से एक डिजीज डेवलप होती है, इस डिजीज को हम मायस्थेनिया ग्रेविस बोलने वाले। अब हम पढ़ने वाले इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। किसी भी इंसान में मायस्थेनिया ग्रेविस किस वजह से डेवलप हो सकता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट वन है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, तो ऑटो एंटीबॉडी आर फॉर्मेड अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। हमारे जो एसिटाइल कोलिन के रिसीव करने वाले जो ये रिसेप्टर होते हैं, इस रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो ऑटो एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को डैमेज कर देती है। क्या करती है, इस रिसेप्टर को डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप होता है। तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ऑटो एंटीबॉडी बनती है, वो ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप होता है। दूसरा होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की वजह से कैसे ये डिजीज डेवलप हो सकती है, तो हमारे चैनल्स होते हैं कैल्शियम चैनल्स न्यूरॉन के अंदर। एक कैल्शियम चैनल का काम क्या होता है, एक कैल्शियम होता है, जब भी कोई भी इम्पल्स आएगा तो एक कैल्शियम इस न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है और इस एसिटाइल कोलिन को इस सिनेप्स के अंदर रिलीज करवाता है। अब जब भी एक कैल्शियम तो मैसेज तो आएगा, लेकिन एक कैल्शियम तो एब्सेंट होगा, एक कैल्शियम एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से ये एसिटाइल कोलिन इस जगह में रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना कम कर देंगी। ऐसी कंडीशन को हम मायस्थेनिया ग्रेविस बोलने वाले। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है थाइमोमा। थाइमोमा क्या है, तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड है, उस थाइमस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होने की वजह से ज़्यादा एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। वो ज़्यादा एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को डैमेज करती है और क्या होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप होता है। तो थाइमोमा में क्या होता है, ये हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है, वो थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती है। एक बी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब ज़्यादा एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी थाइमोमा होने की वजह से, थाइमस के अंदर ट्यूमर होने की वजह से, थाइमस के अंदर हाइपरप्लेजिया होने की वजह से ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस रिसेप्टर को डैमेज करती है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिसीव नहीं हो पाएगा और क्या डेवलप होगा, मायस्थेनिया ग्रेविस डेवलप होता है। तो ये हमारे मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज की इटियोलॉजी और कॉजेज हो गए। अब हम पढ़ने वाले साइन एंड सिम्टम ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस। किसी भी मायस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में सबसे पहले कौन सा सिम्टम आता है, अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा होता है, तो सबसे पहले आने वाले सिम्टम को हम क्या बोलेंगे,
टोसिस बोलेंगे। ए टोसिस क्या होता है? तो टोसिस का मीनिंग होता है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मसल्स वीकनेस होती है। लेकिन सबसे पहले कौन सी मसल्स वीकनेस होती है? तो जो अपर आईलिड होती है उसकी मसल्स वीकनेस होती है, जिसकी वजह से हम उस पेशेंट को हमें क्या देखने को मिलेगा? उसकी अपर आईलिड हमें ड्रॉप देखने को मिलेगी। उसकी आंखें हमें कैसी देखने को मिलेगी? ऐसे हमें उसकी आंखें बंद जैसी देखने को मिलेगी, पूरी तरह से वो अपनी आई ओपन नहीं कर पाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? टोसिस बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है दूसरा सिम्टम होता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट जब दूसरे इंसान को देखता है तो उसको दो दो नजर आते हैं। सामने तो एक इंसान होता है लेकिन उसको दो देखने को मिलता है। दूसरी कोई वस्तु को, कोई चीज को वो देखेगा तो उसको दो दो देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम डिप्लोपिया डबल विजन बोलने वाले हैं। उसके बाद थर्ड सिम्टम होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम डिस्फेजिया बोलने वाले हैं। डिस्फेजिया क्या होता है? तो डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वोलोइंग। जब माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट खाना खाता है तो खाना खाने के दौरान जब वो खाना निगलता है तो निगलने के दौरान उसको दिक्कत आती है। वो खाना निगल नहीं कर पाता है, स्वोलोइंग नहीं कर पाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम डिस्फेजिया बोलेंगे। तो डिस्फेजिया क्या हो गया? डिफिकल्टी इन स्वोलोइंग हो गया। उसके बाद दूसरा सिम्टम होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है? तो डिस्पनिया का मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट की रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाएगी, उसकी थोरेसिक मसल्स वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, जिसको हम डिस्पनिया बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है डिफिकल्टी इन च्यूइंग। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट जब खाना खाएगा, खाना चबाएगा तो वो खाना चबा नहीं पाएगा, उसको खाना चबाने में दिक्कत होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिफिकल्टी इन च्यूइंग होता है। उसके बाद आता है डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड ड्यू टू द मसल्स वीकनेस। जब माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट की हम ब्रेथ साउंड सुनते हैं तो उसकी हम ब्रेथ साउंड हमें कम सुनाई देती है। क्यों कम सुनाई देती है? क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हुई है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेथ साउंड हमें कम सुनाई पड़ सकती है। उसके बाद आता है जनरलाइज्ड मसल्स वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट की पूरी बॉडी में जनरल मसल्स वीकनेस हो सकता है। तो जनरलाइज्ड मसल्स वीकनेस हो सकती है। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम हो गए माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो सकता है? क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस हुआ है, थोरेसिक मसल्स में वीकनेस हुआ है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्पनिया डेवलप होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डेवलप होगी, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन अंदर पूरी तरह से नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और उस इंसान की जान भी जा सकती है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलने वाले हैं? मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन बोलने वाले हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। ये हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस के साइन एंड सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब हम पढ़ने वाले डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पेशेंट में माइस्थेनिया ग्रेविस है? तो पेशेंट आएगा तो पेशेंट की हम फर्स्ट वन क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो हम कलेक्शन करने वाले हैं। उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का वाइटल मॉनिटर करने वाले हैं। उसके बाद पेशेंट में टोसिस सिम्टम है या नहीं वो हम चेक करने वाले हैं। पेशेंट की बॉडी की मसल्स मूवमेंट कर रही है या नहीं वो हम चेक करने वाले हैं। पेशेंट में डिस्पेजिया है या नहीं, डिस्पनिया है या नहीं, डिप्लोपिया है या नहीं, वो हमने जो आगे सिम्टम देखे वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करने वाले हैं। उसके बाद हम पेशेंट को क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है? तो एक ग्राफिकल प्रोसीजर होता है, ग्राफिकल मेथड होती है, जिसमें हमारे बॉडी की जो मसल्स होती है जो कितनी एक्टिविटी कर रही है वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? तो हम हमारे मसल्स में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे तो हमें एक ग्राफ में हमारे मसल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरी बार हम स्टिमुलेशन देंगे तो ऐसी हमें ग्राफ देखने को मिलेगी।
ऐसी ग्राफ देखने को मिलेगी। धीरे धीरे हमारी बॉडी की मसल्स की एक्टिविटी कम देखने को मिलती है ग्राफ में, तो ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगी तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उसके बाद हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा सकते हैं। हमारे जो थाइमस ग्लैंड में कोई ट्यूमर हुई या नहीं वो चेक करने के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा सकते हैं। ये अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, हमने साइन एंड सिम्टम देखे, हमें पता लगा कि ये पेशेंट में मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, तो वो मायस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं, वो कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए हम एक रिपोर्ट कराते हैं। उस रिपोर्ट को हम टेंसिलॉन टेस्ट, उस टेस्ट को हम टेंसिलॉन टेस्ट या एड्रोफोनियम टेस्ट बोलने वाले हैं। तो ये एड्रोफोनियम और टेंसिलॉन टेस्ट क्या हो गया, किसी भी पर्सन में मायस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं वो कंफर्मेशन के लिए, वो कंफर्म डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट करते हैं, जिसको हम टेंसिलॉन टेस्ट बोलने वाले हैं। ये टेंसिलॉन टेस्ट पढ़ने से पहले हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर की जो एसिटाइल कोलिन होता है उसकी नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जब एसिटाइल कोलिन बनता है तो इस वेसिकल के अंदर पैक होता है। जब भी कोई मैसेज आएगा, जब भी कोई इम्पल्स आएगा तो ये एसिटाइल कोलिन इस खाली स्पेस के अंदर, इस खाली जगह के अंदर रिलीज होता है। इस खाली जगह के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है, और इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होके किस में आता है, इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आता है। एग्जाम्पल से हम देखें कि इसके अंदर 100 एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है। एग्जाम्पल से हम सोच रहे हैं, एग्जाम्पल से हम देखें कि इस खाली स्पेस के अंदर 100 एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए हैं। इस 100 में से 50 एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड होके इसमें कितने आते हैं, 50 आते हैं। तो इधर तो 50 आए और हमारे बॉडी में नॉर्मल बॉडी मूवमेंट होती है। तो हर एक इंसान में ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। इधर एसिटाइल कोलिन तो ज़्यादा रिलीज होता है लेकिन उसका आधा ही इसमें आता है, आधा किधर, इधर आधा बच जाता है, किसमें, इस स्पेस के अंदर। अब जो आधा एसिटाइल कोलिन इसके अंदर है उसका क्या होता है, तो इसके साइड में क्या होता है, एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम बोलने वाले हैं। इसके साइड में ए एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, तो जो ये बचा हुआ एसिटाइल कोलिन है इसको क्या कर देता है, ये मेटाबोलाइज करता है, इसको ये ब्रेक डाउन करता है। अब मेटाबोलाइज करके इसको कोलिन में ट्रांसफर करके वापस भेज देता है। ये हर एक इंसान में नॉर्मल प्रोसेस होती है। ज़्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा लेकिन उसमें से आधा ही इसमें आएगा और हर एक इंसान में मसल्स मूवमेंट करेगी। आधा तो ये एंजाइम ब्लॉक कर देगा, ये एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा और उसको वापस भेज देता है। ये हर एक इंसान में नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब ये टेंसिलॉन टेस्ट क्या होता है, तो टेंसिलॉन टेस्ट में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। इन दिस टेस्ट इंजेक्शन एड्रोफोनियम इज एडमिनिस्टरेड। क्या करते हैं, इसके अंदर एक एड्रोफोनियम का इंजेक्शन देने वाले उस पेशेंट में, टू द पेशेंट बाय आईवी रूट। पेशेंट के आईवी रूट में ए एड्रोफोनियम का हम इंजेक्शन लगाने वाले हैं। जब हम उस पेशेंट को इंजेक्शन एड्रोफोनियम देते हैं तो क्या होता है, दिस ड्रग इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन लेवल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ब्लॉक द कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये इंजेक्शन क्या करता है, जब हम उस पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं तो वो इंजेक्शन क्या करता है, इस एंजाइम को ब्लॉक करता है। इस एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये एंजाइम का काम क्या होता था, ये एंजाइम का काम होता है बचे हुए एसिटाइल कोलिन को वापस भेजना। जब हम उस इंजेक्शन के इस एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से ये एसिटाइल कोलिन इधर बचेगा और वापस दूसरे रिसेप्टर के थ्रू वापस इसके अंदर आ जाएगा, इस रिसेप्टर के थ्रू वापस आ जाएगा और इधर 100 एसिटाइल कोलिन हो जाएंगे और उस पेशेंट की नॉर्मल बॉडी मूवमेंट करने लग जाती है। पहले तो क्या होता था, इस रिसेप्टर ब्लॉक हुआ था जिसकी वजह से नॉर्मल मात्रा में एसिटाइल कोलिन नहीं जा रहा था। अब क्या हो रहा है, हमने उसको इंजेक्शन लगाया,
जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन जा रहा था वो बचा हुआ एसिटाइल कोलिन भी वापस इसमें जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी मूवमेंट करने लग जाएगी उस पेशेंट के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉजिटिव टेंसिलॉन टेस्ट बोलने वाले हैं। तो ये टेंसिलॉन टेस्ट क्या हो गया, ये इंजेक्शन देने की वजह से उसके बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो गया। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से उस पेशेंट के अंदर नॉर्मल बॉडी मूवमेंट करने लगती है, जिसको हम पॉजिटिव टेंसिलॉन टेस्ट बोलने वाले हैं। तो रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, इफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज इम्प्रूव, पेशेंट की कंडीशन जब इम्प्रूव होती है आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देन पॉजिटिव रिजल्ट। इंजेक्शन देने के बाद जब पेशेंट में उसकी मसल्स मूवमेंट करने लगती है, जिसको हम पॉजिटिव टेंसिलॉन टेस्ट बोलने वाले हैं। हम देखें कि हमारे पास पेशेंट आता है, हमने उसको टेंसिलॉन टेस्ट करना है, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसकी प्रॉपर मात्रा में मसल्स मूवमेंट नहीं कर रही थी, प्रॉपर मसल्स मूवमेंट नहीं कर रही थी। जब हम पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी बॉडी में प्रॉपर मसल्स मूवमेंट करने लगती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी बॉडी में पहले से एसिटाइल कोलिन डिक्रीज था, हमने इंजेक्शन लगाया, उसके एसिटाइल कोलिन बढ़ा और उसकी बॉडी में मूवमेंट करने लगती है। तो हम बोलने वाले हैं कि इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है। उस पेशेंट के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज था, इंजेक्शन देने के बाद उस पेशेंट के अंदर प्रॉपर मसल्स मूवमेंट करने लगी, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द टेंसिलॉन टेस्ट। अब इफ देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन, इंजेक्शन देने के बाद उसके बॉडी के अंदर वैसी कंडीशन है, कोई भी मसल्स मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इफ देयर इज द नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग देने के बाद उसको एड्रोफोनियम इंजेक्शन देने के बाद उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना मसल्स मूवमेंट नहीं हुई, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट बोलने वाले हैं। उसको बॉडी में एसिटाइल कोलिन तो नॉर्मल है, उसके बॉडी में पहले से एसिटाइल कोलिन तो है, हम इंजेक्शन लगाने के बाद जो मूवमेंट करेगी तो उसको हम बोलेंगे एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज है। अब इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी तो हम बोलने वाले उसके अंदर दूसरी कोई डिजीज हो सकती है। तो ये टेंसिलॉन टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं, वो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा टेंसिलॉन टेस्ट हो गया, इसको हम एड्रोफोनियम टेस्ट भी बोल सकते हैं। जब हम पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके साथ में हमें साइड में क्या रखना है, एक इंजेक्शन रखना है, जिसको हम एट्रोपिन सल्फेट बोलने वाले हैं। जब ये इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट में कंडीशन में कोई भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी कम हो रही है, पेशेंट के पल्स रेट कम हो रहे हैं, पेशेंट की ये ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो उसको हम क्या करने वाले हैं, उस पेशेंट को हम एट्रोपिन सल्फेट देने वाले हैं, जिसकी वजह से वापस नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, वापस पेशेंट की टेकिकार्डिया, पेशेंट को इंक्रीज पल्स रेट हो सकता है। तो ये हमारा होता है टेंसिलॉन टेस्ट या इस एड्रोफोनियम टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। कोई भी माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट होता है तो इसका ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है कन्फर्मेटली कि मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद पेशेंट ठीक हो जाए। जब उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम दवाई लेते हैं, तो उसको पूरी लाइफ उसको वो दवाई लेनी होती है। तो जब हम दवाई लेंगे तो वो दवाई बस एसिटाइल कोलिन एंजाइम को इनहिबिट करेगी। जब वो दवाई बंद कर देगा तो वो एंजाइम वापस इस एसिटाइल कोलिन को मेटाबॉलाइज करने लग जाएगा और वापस उसको वैसी कंडीशन हो सकती है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का ऐसा कोई कंफर्म मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है कि पेशेंट ठीक हो जाए। अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट ठीक हो जाए किसी दवाई से। उसको लाइफ टाइम ये दवाई लेनी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो सकता है, पेशेंट ठीक रहता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देने वाले हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम कोलिनर्जिक ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड, कोलिनर्जिक ड्रग देने वाले हैं जो एसिटाइल कोलिन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इंक्रीज करती है, एसिटाइल कोलिन को लेवल को बढ़ाती है। कौन कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन ड्रग होती है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सी होती है, तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस होती है नियोस्टिग्माइन होती है। दूसरी ड्रग भी होती है फाइजोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन।
इस ड्रग का काम क्या होता है, ये ड्रग ओनली क्या करेगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से ये बचा हुआ एसिटाइल वापस इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा और पेशेंट की मसल्स मूवमेंट करेगी। पेशेंट दवाई बंद कर देगा, ये एंजाइम वापस वर्क करने लग जाएगा और वापस इसका मेटाबॉलाइज करने लग जाएगा और इस इधर एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और वापस उसको पहले जैसी कंडीशन हो सकती है। तो एक कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट नहीं है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये दवाई उसको लेनी होती है। अब पेशेंट में ये थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर हुआ है तो पेशेंट को वो थाइमस ग्लैंड रिमूव करेंगे, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, थाइमेक्टोमी बोलने वाले हैं। तो थाइमेक्टोमी में क्या करते हैं, रिमूव थाइमस ग्लैंड जो होती है जिसको रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से एंटीबॉडी ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होगी और ए एसिटाइल कोलिन रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो डैमेज होने से बच सकते हैं। तो हमारा हो गया मैनेजमेंट ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। अब हम पढ़ने वाले हैं माइस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जब पेशेंट डायग्नोसिस हो जाता है कि इस पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है, डॉक्टर उसको समझाते हैं कि आपको पूरी लाइफ दवाई लेनी है। पेशेंट दवाई लेता है और 3-4 महीने तो पेशेंट दवाई लेता है, लेकिन वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो पेशेंट अपने आप अपनी दवाई बंद करने लगता है। पेशेंट 2 दिन दवाई लेगा, 3-4 दिन नहीं लेगा, या वो 3-4 दिन लेगा, 2 दिन नहीं लेगा, ऐसे पेशेंट दवाई का डोज मिस करता रहता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो सकता है और माइस्थेनिया क्राइसिस हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइस्थेनिया क्राइसिस बोलेंगे। तो माइस्थेनिया क्राइसिस क्या हो गया, सडन डिक्रीज द एसिटाइल कोलिन, उसने दवाई बंद कर दी, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम होता था वो एंजाइम वापस मेटाबोलाइज करने लगा और इधर मसल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइस्थेनिया क्राइसिस बोलने वाले हैं। तो माइस्थेनिया क्राइसिस में क्या होता है, दवाई का डोज मिस करने की वजह से, दवाई ना लेने की वजह से एसिटाइल कोलिन डिक्रीज होता है, जिसको हम माइस्थेनिया क्राइसिस बोलने वाले हैं। तो किसकी वजह से हुआ, उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, मिस्ड डोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, हमने जो नियोस्टिग्माइन दी थी उसका डोज पेशेंट ने नहीं लिया है, पेशेंट के प्रॉपर मात्रा में उसका डोज नहीं लिया है, जिसकी वजह से उसका एसिटाइल कोलिन लेवल डिक्रीज हुआ है, जिसको हम माइस्थेनिया क्राइसिस बोलने वाले हैं। तो ये माइस्थेनिया क्राइसिस हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये पेशेंट में माइस्थेनिया क्राइसिस है, तो पेशेंट में मसल्स वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, पेशेंट में टेकीकार्डिया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसको हम डिस्पनिया बोलने वाले हैं, पेशेंट को हमें बीपी ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम हमें माइस्थेनिया क्राइसिस में देखने को मिल सकते हैं। मसल्स वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से टेंसिलॉन टेस्ट करेंगे, पेशेंट को हम एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाएंगे। अब जब हम एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाएंगे और पेशेंट की मसल्स मूवमेंट करने लग जाए तो हम बोलने वाले हैं इस पेशेंट को माइस्थेनिया क्राइसिस हुआ है। क्या हुआ है, माइस्थेनिया क्राइसिस हुआ है। तो माइस्थेनिया क्राइसिस में भी टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं। पेशेंट में माइस्थेनिया क्राइसिस है तो हम कौन सा इंजेक्शन देने वाले हैं, क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं, पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग देने वाले हैं। कोलिनर्जिक ड्रग में हम पेशेंट को क्या देने वाले हैं, नियोस्टिग्माइन देने वाले हैं। तो ये हमारा होता है माइस्थेनिया क्राइसिस। अब हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस में जब हमने पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ तो पेशेंट को नॉर्मल मात्रा में हमने पेशेंट को दवाई लिखी, नॉर्मल मात्रा में नॉर्मल डोज में इतनी दवाई लेना है। अब पेशेंट क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में वो दवाई खाने लगता है, दिन में 5 बार खाने लगता है, दिन में 3-4 बार खाने लगता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलेंगे। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या हो गया, सडन इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन, ज़्यादा दवाई लेने की वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलने वाले हैं। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस किस वजह से हुआ, उसका रिस्क फैक्टर क्या हो गया,
ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, ये नियोस्टिग्माइन ड्रग का डोज ओवर ज़्यादा लेने की वजह से, ओवर लेने की वजह से ये कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। ये एसिटाइलिन कोलिन इंक्रीज होगा ज़्यादा और कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो सकता है। अब पेशेंट में कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं, तो उस पेशेंट के अंदर मसल्स वीकनेस हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। जो ये साइन एंड सिम्टम हम देखने को मिले तो उसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलने वाले हैं। मायस्थेनिया क्राइसिस में भी मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी और कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। तो हम दोनों में से कंफर्मेशन क्या करने वाले हैं, तो जब हम पेशेंट को टेंसिलॉन टेस्ट करेंगे, फिर से हम टेंसिलॉन टेस्ट करेंगे, एड्रोफोनियम का इंजेक्शन देने वाले हैं। तो एड्रोफोनियम का इंजेक्शन जब हम लगाएंगे तो पेशेंट की मसल्स मूवमेंट करेगी, तो उसको तो हम मायस्थेनिया क्राइसिस बोलने वाले हैं। जो पेशेंट की मसल्स में वीकनेस है उसको वापस एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट की मसल्स मूवमेंट नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलने वाले हैं। तो एड्रोफोनियम टेस्ट जब हम करेंगे तो उससे हम पता लगेगा कि मायस्थेनिया क्राइसिस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है। उसके बाद ट्रीटमेंट हम क्या देने वाले हैं, उस कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट को हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जिसको हम पेशेंट में एट्रोफिन सल्फेट देने वाले हैं। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया, मायस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है। इधर हमारा मायस्थेनिया ग्रेविस का लेक्चर फिनिश होता है।